दोस्तों आज जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसने सिंगल हैंडेडली ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर दिया। आज की इस कहानी उस ऑर्गेनाइजेशन की है जिसने कोल्ड वॉर के वक्त वो कारनामे कर दिखाए जिन्हें करने में वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल खुफिया एजेंसीज जैसे कि CIA और M16 भी असफल रहीं। आज की कहानियां दुनिया के नक्शे पर बने एक छोटे से देश इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम पर है। रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया जैसे देशों की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसीज जैसे कि CIA, रॉ, M16, KGB आदि का नाम तो हम अक्सर सुनते ही रहते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने मोसाद का नाम पहली बार सुना हो, क्योंकि ये इंटेलिजेंस सर्विस जितनी खूंखार है इसके कारनामे उतने ही रहस्यमयी तरीकों से किए जाते हैं। खैर, मोसाद के नाम पर सैकड़ों कामयाबी भरी दास्तान दर्ज है। कहा जाता है कि जो मोसाद की नजरों में चढ़ गया उसका बचना नामुमकिन है। मोसाद की हिटलिस्ट से बच के निकलना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। मोसाद की पहुंच दुनिया के हर उस कोने तक फैली हुई है जिन देशों को इजराइल अपने टेरिटरी और नागरिकों के लिए एक थ्रेट की तरह देखता है। कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालता है और मार गिराता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक नाजी वॉर क्रिमिनल एडोल्फ इचमेन को मोसाद ने 16 मई 1960 को अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला और उसे इजराइल में लाकर उसका ट्रायल करवाया, लेकिन इसकी भनक उन्होंने अर्जेंटीना की सरकार तक को नहीं लगने दी। आमतौर पर ऐसा करना बेहद कठिन होता है, लेकिन मोसाद को ऐसे कामों में महारत हासिल है। मोसाद का की प्रिंसिपल है किल एंड फ्ली, यानी दुश्मन को मारकर गायब हो जाना। यह आतंकियों और अपने दुश्मनों का तब तक पीछा करती है जब तक वो दुनिया भर में फैले उसके नेटवर्क्स को पूरी तरह से ध्वस्त ना कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ मोसाद का मकसद केवल अपने दुश्मनों को खत्म करना ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ इजराइल के प्रति सिक्योरिटी थ्रेट्स पोज करने वाले लोगों के मन में एक खौफ पैदा करना भी होता है। और इसी वजह से दुनिया भर में मोसाद को एक किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस खुफिया एजेंसी के बारे में गहराई से जानेंगे। आज हम देखेंगे कि इजराइल को क्यों इस खूंखार एजेंसी की जरूरत पड़ी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये किस तरह काम करती है। साथ ही साथ आज हम इसके कुछ खुफिया कारनामों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि सदियों से ज्यूज कम्युनिटी के लोग अपने एक अलग देश यानी इजराइल का निर्माण करना चाहते थे, और वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर द्वारा किए गए नरसंहार के दौरान ये आग और भी ज्यादा भड़क गई। खैर 1948 को इजराइल की स्थापना हुई, और ये बात तो जग जाहिर है कि इस वजह से इजराइल के उसके आसपास बसे अरब देशों से संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। तो अब ये न्यूली फॉर्म्ड ज्यूइश स्टेट हर तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। ऐसे में इजराइल की सिक्योरिटी के ऊपर हर समय खतरा बना रहता था, और यहाँ तो बात थी उसके अस्तित्व की। इसी वजह से इजराइल ने अपने डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करने की ठानी जिससे कोई भी देश उसके और उसके नागरिकों के ऊपर आंख उठाकर भी ना देख सके। और ऐसे ही हालातों में नींव पड़ी मोसाद के जन्म की। इजराइल के लिए मोसाद की कीमत का अंदाज आप अरब इजराइल वॉर्स में इजराइल को मिलती आई जीतों से ही लगा सकते हैं। जी हाँ, इजराइल की इन सभी विक्ट्रीज के पीछे मोसाद का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, और आज भी इजराइल अपने नागरिकों के ऊपर आने वाले हर संकट का मुंह तोड़ जवाब देता है। इस मकसद में मोसाद इजरायली सरकार का कदम कदम पर साथ देता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट ऐसा ही एक खास उदाहरण है, जब मोसाद ने इजरायली नागरिकों की सुरक्षा के लिए सारी हदें पार कर डाली थी। इस ऑपरेशन में क्या हुआ वो हम वीडियो के अंत में जानेंगे। खैर, इस एजेंसी को बनाने का प्रस्ताव हैगाना के एक सीनियर कमांडर र्यूवेन सिलोहा ने इजराइल के पहले और तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन के सामने रखा। इसी के चलते डेविड बेन गुरियोन ने 13 दिसंबर 1949 को मोसाद की स्थापना की। उस समय इसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेशन था। 1951 में इसका नाम बदलकर मोसाद पड़ गया, और उसी दौरान इसको PM ऑफिस के अधीन कर दिया गया। यहाँ पर आपको बता दें कि मोसाद के इस सफर की शुरुआत इजराइल के बनने से भी पहले शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, असल में यूरोप में हिटलर और उसकी नाजी फोर्सेस का सामना करने के लिए ज्यूज के द्वारा लेट 1930s और अर्ली 1940s में कई सैन्य संगठनों का निर्माण किया गया था।
इनकी सहायता के लिए हर सैनिक संगठन की एक खुफिया एजेंसी का भी गठन किया जाता था। इन्हीं में से एक सैन्य संगठन का नाम हगाना था, जिसकी खुफिया एजेंसी का नाम था साही। साही की स्थापना 1940 के आसपास हुई। 1948 में इजराइल के फॉर्मेशन के बाद मोसाद की स्थापना करने में साही का बड़ा योगदान रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो साही के ही स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन ने मोसाद के नाम के अंडर काम करना शुरू किया। इसके अथॉरिटी की बात करें तो र्यूवेन सिलोहा इसके पहले डायरेक्टर बने। र्यूवेन 1952 में रिटायर हो गए और उसके बाद मोसाद की कमान संभाली इसर हराल ने। हराल के नेतृत्व में ही मोसाद को इतनी खूंखार खुफिया एजेंसी में तब्दील किया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोसाद के जन्म की। अब उसके खुफिया कारनामों पर पहुंचने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। आज इजराइल में 3 खुफिया एजेंसी हैं। पहली इजरायली आर्मी की सीक्रेटरी एजेंसी अमन, दूसरी डोमेस्टिक सिक्योरिटी सर्विस शिन बेट और तीसरी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी मोसाद। मोसाद का मूल मकसद टेररिज्म को खत्म करना, देश के लिए खुफिया जानकारी को एकत्रित करना और देश के दुश्मनों का खात्मा करना है, और इसके लिए मोसाद के एजेंट्स को खुली छूट दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाकी की 2 एजेंसीज की तरह मोसाद का पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स, मिशन, पावर और बजट किसी भी लॉ के तहत डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए वो किसी भी स्तर पर जाकर बिना किसी बंदिश के अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इसका एनुअल बजट लगभग 2.73 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है और इसमें लगभग 7,000 लोग एम्प्लॉयड हैं। इसी के चलते ये दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसीज की लिस्ट में शामिल हो जाती है। मोसाद का एक एजेंट कई सैनिकों के बराबर होता है, जो अकेले किसी भी बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम होते हैं। क्योंकि मोसाद के एजेंट्स का चयन बहुत लंबे और कठिन परीक्षण के बाद ही होता है, इजराइल में उनको कई सालों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ये मोसाद एजेंट्स के कारनामे ही है जिसकी वजह से मोसाद को दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी माना जाता है। खैर, मोसाद का मेन हेडक्वार्टर तेल अवीव में मौजूद है और उसके करंट डायरेक्टर योसी कोहेन है। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मोसाद के 8 डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है कलेक्शन डिवीजन। इसके ऑफिसर्स दूसरे देशों की धरती पर डिप्लोमेटिक या फिर खुफिया तरीकों से अपने मकसद को पूरा करते हैं। इसमें 30 से 40 ऑफिसर शामिल रहते हैं। दूसरा अहम डिवीजन है स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, जिसको मेत्सदा नाम से भी जाना जाता है। ये डिपार्टमेंट हाईली सेंसिटिव असैसिनेशन, जानबूझकर किए जाने वाले डिस्ट्रक्शन और पैरामिलिट्री के कारनामों को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। पॉलिटिकल एक्शन और लियाइसन डिपार्टमेंट फ्रेंडली फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ काम करता है, जबकि एलएपी डिपार्टमेंट साइकोलॉजिकल और डिसेप्टिव वॉरफेयर जैसे क्रिटिकल मिशंस पर काम करता है। रिसर्च डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस प्रोडक्शन, जबकि टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन पर काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मोसाद का पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स में बटा हुआ है। यहाँ हर एक डिपार्टमेंट अपना काम एकदम सटीक तरीके से हाई प्रिसीजन के साथ करता है। तो ये बात हुई मोसाद के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। लेकिन यहाँ तक आते आते अब आप लोग मोसाद के कारनामे सुनने के लिए जरूर बेताब हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भले ही आकार में इजराइल भारत के मिजोरम राज्य के बराबर है और आबादी में उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम, लेकिन उसकी डिफेंस और इंटेलिजेंस फोर्सेस के कारनामे इतने बड़े हैं कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी उसके सामने घुटने टेक दें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी इस 73 सालों की जर्नी में मोसाद 2700 ऑपरेशंस को अंजाम दे चुका है। और तो और इजरायली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रॉनन बर्गमन का कहना है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी वेस्टर्न कंट्री की तुलना में इजराइल ने सबसे ज्यादा हत्याएं की हैं। और ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक राइज एंड किल फर्स्ट में साफ शब्दों में लिखी है। खैर, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उन सभी ऑपरेशंस के बारे में बात करना तो नामुमकिन है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे जिसके चलते आज पूरी दुनिया मोसाद का लोहा मानती है। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन थंडरबोल्ट को। बात है साल 1976 की, तारीख 26 जून। फ्रांस की धरती से
एक प्लेन ने ग्रीस के लिए उड़ान भरी, जिसमें इजराइल के 94 नागरिक मौजूद थे। उड़ान के कुछ ही घंटों बाद ये खबर आई कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, और ये हाईजैक की गई थी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन एक्सटर्नल ऑपरेशंस नाम की एक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस प्लेन को युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। युगांडा के तानाशाह ने भी हाईजैकर्स का साथ दिया। इन आतंकियों ने इजराइल से उनके नागरिकों के बदले खुद के कुछ साथियों को छोड़ने की मांग की, लेकिन मोसाद का एक सिद्धांत है कि वो कभी भी आतंकवादियों से नेगोशिएट नहीं करता, और यहीं से शुरुआत हुई ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। इस ऑपरेशन के चलते मोसाद ने उस एयरपोर्ट पर रेड की और केवल 90 मिनटों के अंदर अपनी सभी सिटीजन्स को छुड़ाकर सुरक्षा के साथ वापस घर ले आया। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया भर में मोसाद की वाहवाही हुई। इस तरह मोसाद का एक ऑपरेशन था ऑपरेशन डायमंड। 1960 के दशक में दुनिया भर में रशिया के मिग-21 विमान का काफी बोलबाला था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय अमेरिका की CIA भी इसको हासिल करने की कई नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। CIA के फेलियर के बाद इस विमान को चुराने की जिम्मेदारी दी गई मोसाद को। पहली 2 कोशिशें तो मोसाद की भी नाकामयाब रहीं, लेकिन आखिरकार 1964 में की गई तीसरी कोशिश में उसने ये कर ही दिखाया। असल में इस ऑपरेशन में मोसाद की एक फीमेल एजेंट शामिल थी, और उसी ने पहले तो मिग-21 पायलट को अपनी बातों के जाल में फंसाकर अपना दोस्त बनाया, और फिर उसको ये प्लेन इजराइल तक लाने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो जो काम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA नहीं कर पाई, वो काम मोसाद ने कर दिखाया। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन राथ ऑफ गॉड, और ये ऑपरेशन म्यूनिक टेरर अटैक से संबंधित है। असल में बात है 1972 की, जब जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा था। बाकी देशों की तरह ही इजराइल के खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन इसी दौरान कुछ आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों पर जानलेवा हमला किया। इस हमले को म्यूनिक मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। इस अटैक के पीछे पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO और फतह से जुड़ी ब्लैक सितंबर नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सामने आया। बस फिर क्या था, मोसाद के कमांडोज ने अपना जंजाल बिछाया और 20 साल तक चले इस ऑपरेशन के दौरान उन सभी आतंकियों को दुनिया के अलग अलग कोने से ढूंढ निकालकर मार गिराया। वैसे तो अभी तक आप मोसाद के हैरतअंगेज कारनामों से रूबरू हो ही चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको इसका हाल ही में किया गया एक और कारनामा सुनाना चाहेंगे, जिसके चलते फिर एक बार मोसाद दुनिया की नजरों में आ गया था। और इस बार उसका टारगेट कोई और आतंकवादी नहीं बल्कि ईरान के एक जाना माना न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। बात है 27 नवंबर 2020 की, जब खुलेआम तेहरान की सड़कों पर ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजदे को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। मोहसेन फखरीजदे और कोई नहीं बल्कि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले एक टॉप साइंटिस्ट थे। हालांकि इजराइल ने इसमें अपनी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया, लेकिन BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस अटैक को जिस प्रिसीजन और हाई टेक वेपन के साथ किया गया था, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मोसाद ही है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और बात पर गौर करने की जरूरत है, और वो ये कि इन सभी कामयाबियों के साथ साथ मोसाद के नाम कई ह्यूमन राइट्स अब्यूज के केसेस भी दर्ज हैं, और ये अब्यूजेस अनलॉफुल किलिंग्स, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मास स्ट्राइक्स और एब्यूजिव डिटेंशन के रूप में सामने आते हैं। और तो और इजराइल के हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते मोसाद अपने ऑपरेशंस में सोफिस्टिकेटेड हाई टेक वेपनरी का यूज करता है, जो और भी ज्यादा जानलेवा होता है, और ये सब इजराइल की सिक्योरिटी के नाम पर किए जाते हैं। अब ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कितना सही है और कितना गलत, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन ये बात हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद अलग अलग तरह के ह्यूमन राइट्स सेफ्टी मैकेनिज्म की इफेक्टिवनेस के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करती है। खैर दोस्तों, ये थी कहानी मोसाद और उसके कुछ खुफिया कारनामों की। अगर आप मोसाद से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग किस्से, कहानियां या ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताइएगा।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Rehan's ideas. Rehan's ideas.